Hello and welcome to Study IQ IAS. My name is Virat Dubey and we are watching daily news report for UPSC. So let's start the bulletin with the headlines. मोइदाम्स को किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड। इस लिस्ट में नॉर्थ ईस्ट से इंक्लूड होने वाली ये फर्स्ट कल्चरल साइट है। इंडिया से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या हुई 43। इंडिया एंड यूएसए के बीच हुआ एग्रीमेंट। यूएसए करेगा इंडिया के इंडिविजुअल कल्चरल हेरिटेज को रिटर्न। गुड्स की स्मगलिंग को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। और कारगिल विजय दिवस की 25th एनिवर्सरी, प्रधानमंत्री पहुंचे द्रास। सिंक्वान ला टनल का फर्स्ट ब्लास्ट। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस आदि तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ। तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। Now let's start the bulletin with the very first news. असम के 700 years पुराने मोइदाम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या 43 हो गई है। इस लिस्ट में इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से रजिस्टर होने वाली ये फर्स्ट कल्चरल साइट है। इंडिया से 43 हेरिटेज साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। इनमें से 35 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल है। नॉर्थ ईस्ट से नेचुरल कैटेगरी में तो कुछ साइट्स रजिस्टर्ड हैं, बट कल्चरल कैटेगरी में रजिस्टर होने वाली ये पहली साइट है। इस साइट को यूनेस्को में रजिस्टर कराने के लिए काफ़ी टाइम से एफर्ट्स किए जा रहे थे। एंड शुड नो कि असम से ही काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रजिस्टर्ड हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मोइदाम्स आर। मोइदाम्स आर द ग्रेवयार्ड्स ऑफ द अहोम रॉयल फैमिली। यहाँ अहोम रूलर्स को बरी किया जाता था और ये मोइदाम्स डिफरेंट साइज के ब्रिक्स, स्टोन्स एंड मड से बने हुए हैं। वी ऑल नो दैट हिंदूज में डेड बॉडीज के क्रिमेशन की प्रैक्टिसेस प्रेविलेंट हैं। इसके कॉन्ट्रेरी अहोम लोग डेड बॉडीज को बरी कर रहे थे। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ताई पीपल्स। मोइदाम्स की हाइट डिफरेंट है, विच शोज द पावर ऑफ द पर्सन बरीड इनसाइड इट। ज्यादा पावरफुल पर्सन का मोइदाम हायर होगा। किंग की डेड बॉडी के साथ कुछ आइटम्स को भी बरी किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन आइटम्स की रिक्वायरमेंट आफ्टर लाइफ हो सकती है। अहोम किंगडम के सागा की बिगनिंग असम में 13th सेंचुरी में हुई और इसके फाउंडर सुकाफा थे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन इंडिया। 1893 में आगरा फोर्ट, ताजमहल एंड अजंता केव्स को इंक्लूड किया गया था। अजंता केव्स महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। 1984 में कोणार्क सूर्य टेम्पल एंड महाबलीपुरम माउंटेन्स को इंक्लूड किया गया था। कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में लोकेटेड है, वहीं महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है। 1985 में असम के काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क्स को इस लिस्ट में राजस्थान के केलादेव नेशनल पार्क के साथ इंक्लूड किया गया था। 1986 में खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी गोवा के चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स एंड फतेहपुर सीकरी को इंक्लूड किया गया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में एंड हम्पी कर्नाटका में लोकेटेड है। इन 1987 ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स एट्स पट्टाडक्कल, सुंदरबन नेशनल पार्क, एलिफेंटा केव्स एंड ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को इंक्लूड किया गया था। ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडक्कल कर्नाटका में लोकेटेड है। चोला टेम्पल ग्रुप में बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर, गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल ऑफ दाराशुरम शामिल हैं। 1988 में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। In 1989, Buddhist stupas of Sachi in Madhya Pradesh were included in the list. 1993 में दिल्ली के हुमायूं टॉम्ब एंड मॉन्यूमेंट ग्रुप्स ऑफ कुतुब मीनार को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। एंड यू शुड नो कि इंडियन मॉन्यूमेंट्स रेलवे डिफरेंट साइट्स में लोकेटेड है। 1990 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को इस लिस्ट में शामिल किया गया। 2005 में नीलगिरी मॉन्यूमेंट्स रेलवे एंड 2008 में कालका शिमला रेलवेज को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। 2002 में बिहार के बोधगया में लोकेटेड महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को शामिल किया गया। ये वही टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसके डेवलपमेंट का जिक्र इस बार बजट में था।
2003 में भीमबेटका caves located in Madhya Pradesh were included. In 2004, Chhatrapati Shivaji Terminus and Champaner Pavagadh Archaeological Park were included in this list. Champaner Pavagadh Archaeological Park गुजरात में located है. 2007 में Red Fort Complex located in Delhi got a place in this list. In 2010, जंतर मंतर जो राजस्थान के जयपुर से include किया गया था. 2012 में the Western Ghats were included in the list. Western Ghats केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र and गुजरात के across spread है. In 2013, the hill forts of Rajasthan were included in the list. इसमें included चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोगढ़, झालावाड़, जयपुर and जैसलमेर शामिल हैं. In 2014, the Great Himalayan National Park and Rani Ki Vav were included in the list. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और रानी की वाव गुजरात में लोकेटेड है. इन 2016 नालंदा महाविहार, कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ले कार्बुजियर वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट. कंचनजंगा नेशनल पार्क को मिक्स्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था. 2017 में अहमदाबाद के हिस्टोरिकल सिटी एंड 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गैथिक एंड आर्ट डेको को इंक्लूड किया गया था. राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर को 2019 में इस लिस्ट में जगह मिली. इन 2021 द हड़प्पान सिटी ऑफ धौलावीरा एंड द काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल इन तेलंगाना वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट. काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. 2023 में इंडिया से वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन एंड कर्नाटका के होयसल टेम्पल ग्रुप्स को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था. इनमें बेलूर, हेलीविडू एंड सोमनाथपुरा से इंक्लूडेड होयसलेश्वर टेम्पल्स शामिल थे. To understand the importance of this news, consider a question asked in the year 2024. The question was, consider the following sites included in the World Heritage List released by the UNESCO. Shanti Niketan, Rani Ki Vav, Sacred Group of Hoysalas, Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya. How many of the above sites were included in 2023? Only 1, only 2, only 3, all 4. The correct answer of this question is B. In India, 26th of July is celebrated as कारगिल विजय दिवस. 2024 में इस दिन की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है और इस दिन हमारी कंट्री उन सोल्जर्स को याद कर रही है who were martyred in the कारगिल वॉर and fought bravely. इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे जहां कारगिल वॉर मेमोरियल है और इस ओकेजन पर उन्होंने कारगिल वॉर में सुप्रीम सेक्रीफाइस देने वाले सोल्जर्स को ट्रिब्यूट किया. इसके अलावा शिनक्वानला टनल प्रोजेक्ट का फर्स्ट ब्लास्ट वर्चुअली हुआ. शिनक्वानला टनल प्रोजेक्ट में 4.1 किलोमीटर लंबा ट्विन ट्यूब टनल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. ये प्रोजेक्ट निम्मू पदम दा राचा रोड पर अराउंड 15,800 फीट के एल्टीट्यूड पर किया जा रहा है. थ्रू दिस कनेक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड टू लेह इन ऑल सीजन्स. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के कंपटीशन के बाद ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल होगा. कारगिल वॉर 1999 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था. ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था सो दैट कारगिल में लोकेटेड टाइगर हिल्स को रिकैप्चर किया जा सके. कारगिल वॉर 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हुई थी. इस दौरान इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया था. उस समय अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस दौरान नवाज शरीफ थे. पाकिस्तान ने फरवरी 1999 में हुए लाहौर डिक्लेरेशन को वायलेट किया था. यह एग्रीमेंट ईयर 1999 में फरवरी के महीने में हुआ था एंड मई में कारगिल वॉर स्टार्ट हो गई थी. एट दैट टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की आर्मी के चीफ थे. इट इज सेड कि कारगिल वॉर वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड. वी ऑल नो कि पाकिस्तान इंडिया ने 3 डिक्लेयर्ड वॉर्स फाइट की हैं. 1947-48 में फाइट की गई फर्स्ट वॉर को फर्स्ट कश्मीर वॉर के नाम से भी जाना जाता है. सेकेंड वॉर 1971 में फाइट की गई थी विच गेव बर्थ टू बांग्लादेश जो पाकिस्तान से ही सेपरेट हुआ था. थर्ड वॉर 1999 में कारगिल वॉर के तौर पर लड़ी गई थी. बट क्या आप जानते हैं कि कारगिल वॉर फर्स्ट 2 वॉर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? क्यों थी? बिकॉज 1998 तक इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्लेयर्ड एज अ न्यूक्लियर स्टेट. ये बात इस वॉर को काफ़ी सीरियस बना रही थी. हाई माउंटेन में लड़ी गई कारगिल वॉर दोनों कंट्रीज़ के बीच हुई वॉर्स में लॉन्गेस्ट थी. इंडिया ने ये वॉर जीत ली एंड 14th of जुलाई को इंडिया के देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया था. 26th of जुलाई को कारगिल वॉर वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ओवर. यू शुड नो कि 31st of अक्टूबर 2019 को लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कारगिल इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख. नागालैंड के 10 विलेजेस के कुछ स्मॉल फार्मर्स प्लास्टिक्स को रिप्लेस करने के लिए एक अमेजिंग तरीके पर काम कर रहे हैं. एक्चुअली फार्मर्स कसावा के बने प्लास्टिक बैग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वी विल नो कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स इज बैंड इन इंडिया फ्रॉम 1st जुलाई 2022. बट क्या ये बैन इफेक्टिव हैं? नो.
दिस बैन इज नॉट इफेक्टिव। इसका रीजन ये है कि प्लास्टिक के कंपैरिजन में कोई अल्टरनेटिव मटेरियल उतना ही लाइट वेट है वो अवेलेबल नहीं है। इस प्रॉब्लम को समझते हुए नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच ने कसावा से बने इन प्लास्टिक बैग्स के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। नागालैंड में एक SMME इकोस्टार्च कसावा से बने प्लास्टिक बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है। कसावा इज अ रूट वेजिटेबल जो कसावा बुश के रूट वाला पार्ट है। The Latin name of cassava is Manhit esculenta. Wood, sugarcane, soybean, corn, castor beans and canela etc. bioplastics के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। Now we will try to understand what is the meaning of bioplastic. Bioplastic refers to plastics जिसे renewable resources से बनाया जाता है and ये biodegradable होती हैं। That is why इन्हें नेचुरली ब्रेक किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आइटम बायोडिग्रेडेबल है तो इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एक लंबे वक्त के बाद इसके बेस मटेरियल में ब्रेक डाउन या डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सो कॉल्ड ऑर्गेनिक आइटम्स को ही बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनफैक्ट कई नॉन ऑर्गेनिक आइटम्स भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सेशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये मीटिंग 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ऑर्गेनाइज हो रही है। इसके सेशन के इंपॉर्टेंस डिसीजंस मैं आपको डेली न्यूज रिपोर्ट में इन्फॉर्म करता रहूंगा। इस मीटिंग की साइडलाइंस पर इंडिया एंड यूएसए के बीच इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया एंड यूएसए के बीच इस एग्रीमेंट को कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी विल नो दैट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज इज वेरी रिच। अब जितना हम देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये रिच है इंडिया की कल्चरल हेरिटेज। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया की इंडिविजुअल कल्चरल हेरिटेज को कभी चुरा लिया गया था, कभी लूट लिया गया था एंड कभी तो इसे अटैक करके और इन्हें इंडिया के बाहर ले जाया जाने लगा था। बहुत बार किंग्स एंड महाराजाज अपने रिलेशंस की वजह से कुछ चीज़ें फॉरेन्स को गिफ्ट कर दिया करते थे। हालांकि ये डिफरेंट मैटर है। इंडिया अपने इन एसेट्स को डिफरेंट कंट्रीज से वापस ला रहा है। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मल एग्रीमेंट करना होता है। यूएसए के साथ ये एग्रीमेंट भी इसी सीरीज का एक पार्ट है। यूएसए के साथ हुए इस एग्रीमेंट में इंडिया को अपनी चीज़ों के लिए प्रूफ भी प्रेजेंट नहीं करना होगा। इस एग्रीमेंट के तहत यूएसए स्मगल्ड गुड्स को बॉर्डर पर ही रोकेगा और उन्हें क्विकली रिटर्न कर देगा। सिमिलरली स्टोलन गुड्स या फिर लूटेड गुड्स के इंपोर्ट को भी रोक दिया जाएगा। Now let's have a look on today's term of the day, and today's term of the day is windfall tax. विंडफॉल टैक्स कंपनीज पर इंपोज होने वाला एक टैक्स है। ये टैक्स उन कंपनीज पर इंपोज किया जाता है जो अपने प्रॉफिट्स की वजह से प्रॉफिट अर्न नहीं करती बल्कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से प्रॉफिट अर्न करती हैं। जब कोई कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से प्रॉफिट ना अर्न करके उस समय की यानी सर्कमस्टांसेस की वजह से प्रॉफिट अर्न करती है तो गवर्नमेंट भी उस प्रॉफिट पर टैक्स इंपोज करती है ताकि कंपनी के प्रॉफिट को कैश किया जा सके। विंडफॉल टैक्स को UN एंड IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का भी सपोर्ट मिलता है। इस तरह से टैक्सेस के गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर स्कीम्स की फंडिंग के लिए रेवेन्यू मिलता है और सोसाइटी के मोस्ट वनरेबल सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए फंड्स मिल जाते हैं। It's time to have a look on rapid news. स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 टाइटल से एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। ये रिपोर्ट हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड malnutrition के सभी फॉर्म्स को एलिमिनेट करने की फाइनेंसिंग पर फोकस करती है। इसमें फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन के लिए फाइनेंसिंग को मेजर करने के लिए नई डेफिनेशन एंड मेथोडोलॉजी पर एम्फेसाइज किया गया है बिकॉज करेंटली इनके लिए फाइनेंसिंग की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। इसके अलावा ये रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2.1 एंड 2.2 के लिए एनुअल ग्लोबल मॉनिटरिंग से रिलेटेड डेटा भी प्रेजेंट करती हैं। इस रिपोर्ट को 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज प्रिपेयर करती हैं। दीज एजेंसीज आर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। टाइफून गेमी, जिसे फिलीपींस में सुपर टाइफून कैरिना के नाम से जाना जाता है, वो एक इफेक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन है। टाइफून गेमी ताइवान एंड फिलीपींस में डेवास्टेशन मचाने के बाद चाइना के साउथ ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंच गया है। इस साल चाइना के ईस्टर्न सीबोर्ड को हिट करने वाला ये थर्ड एंड मोस्ट पावरफुल टाइफून है। इट किल्ड 22 पीपल इन फिलीपींस एंड 3 इन ताइवान। मोरओवर 220 से ज्यादा इंडिविजुअल्स इंजर्ड हो गए हैं और इन एरियाज में वाइड स्प्रेड फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही हैं।
शाहरुख खान हैज क्रिएटेड हिस्ट्री वंस अगेन। उन्हें पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से ऑनर किया गया है। इसी के साथ ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू रिसीव दिस ऑनर। ये म्यूजियम फेमस पर्सनैलिटीज के वैक्स स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। इस म्यूजियम में शाहरुख खान का वैक्स स्टैचू भी प्रेजेंट है। इसके अलावा शाहरुख खान को इंडियन सिनेमा में 100 से ज्यादा फीचर फिल्म्स करने के लिए करियर अचीवमेंट अवार्ड से भी ऑनर किया जाएगा। This award will be given by the Locarno Film Festival. इस फेस्टिवल का 77th एडिशन 7th of August to 17th of August तक स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में ऑर्गेनाइज होगा। रिसर्चर्स ने लद्दाख में रॉक लेयर्स में मैग्नेटिक पार्टिकल्स के फॉसिल रिमेन्स को डिस्कवर किया है, जिन्हें मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। These are known as magnetofossils। कुछ समय पहले इस तरीके की डिस्कवरी बे ऑफ बंगाल में भी की गई थी। जो मैग्नेटिक फॉसिल्स यहाँ मिले थे उन्हें लगभग 50,000 ईयर्स पुराना बताया गया था। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरियाज मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं डेट अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिजम्स मैग्नेटिक फील्ड्स को फॉलो करते हुए उन प्लेसेस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं वेयर देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये बैक्टीरिया अपने सेल्स के अंदर आयरन रिच मिनरल मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट के टेनी पार्टिकल्स बनाते हैं। इसे साल्वाटोर बेलिनी ने 1963 में डिस्कवर किया था। इंडियन आर्मी कंटिजेंट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने के लिए डिपार्ट हुई है। 40 सोल्जर्स के इस कंटिजेंट को मद्रास रेजिमेंट की बटालियन द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 1 विमेन ऑफिसर एंड 2 विमेन सोल्जर्स भी इस कंटिजेंट का पार्ट हैं। इस एक्सरसाइज को 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मोनोगोलिया के उलान बटोर में कंडक्ट कराया जाएगा। इस एक्सरसाइज की शुरुआत फर्स्ट टाइम 2003 में यूएस एंड मंगोलिया आर्म फोर्सेस के बीच हुई थी। ईयर 2006 से ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बन गई है। करंटली एक्सरसाइज का ये 21st एडिशन कंडक्ट किया जाएगा। ये एक्सरसाइज दुनिया भर की मिलिट्री फोर्सेस को कोऑपरेट करने एंड पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एक साथ लाती हैं। Now it's time to see questions based on the bulletin. The very first question is, recently Moidams have been included in the list of UNESCO World Heritage Sites. It belongs to which of the following dynasties? Mughal, Ahom, Chalukyas or Cholas? Next question is, which of the following countries has not been affected by the recent typhoon Gemi? Philippines, China, Taiwan or India? Now let's jump into the answer of the questions which were asked in the previous bulletin. The very first question was, on which day World TB Day is celebrated? 24th March, 25th March, 26th March or 27th March? The correct answer is option A, 24th March. The next question was, Ganatantra Mandap, Ashok Mandap, Amrit Udyan and Kartavya Path are related to which building? Rashtrapati Bhavan, Parliament, Central Secretariat or Pradhan Mantri Shrangahalaya? The correct answer is option A, Rashtrapati Bhavan. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। एंड टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन द डेली बेसिस ज्वाइन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। एंड कल मॉर्निंग में 9 AM आपसे फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के इस नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द स्टडी IQ। थैंक यू।